जब एक शख्स को एक के बाद एक 3 बेटियां पैदा हो जाती हैं तो वह काफ़ी परेशान हो जाता है और अपनी पत्नी से कहता है कि इस बार जो बच्चा पैदा होगा वह लड़का ही चाहिए मुझे। वह कहती है आप जैसा कहेंगे वैसा मैं करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वह कहता है कि मैंने एक तांत्रिक से मिला है और वह मुझे कुछ उपाय बताया है और उस उपाय को हमें करना होगा जिसके वजह से हमें एक पुत्र की प्राप्ति होगी। वह कहता है कि हर रविवार को यानी 5 रविवार को ससुराल से मिट्टी लाके उसकी पूजा करना होगा। पूजा अर्चना करने के बाद उसे नदी में विसर्जित कर देना होगा। ऐसा ही होता है। जी हाँ साथियों, पूजा अर्चना तो कंप्लीट हो ही जाता है, लेकिन उस पूजा पाठ के दौरान एक ऐसी चूक कर जाते हैं जिससे कि 2 कत्ल हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, आइए कहानी को विस्तार से सुनते हैं और जानते हैं। सजग रहिए, सावधान रहिए, ऐसी दुर्घटनाएं आपके साथ भी हो सकती हैं और नहीं भी हो सकती हैं। जी हाँ साथियों, यह घटना उत्तर प्रदेश के मेरठ ज़िले की है, जहां पर 11 मार्च 2023 की यह घटना है। जानी थाना अंतर्गत किठौली गांव का आशीष सांगवान का एक भरा पड़ा परिवार है, जिसकी शादी आज से लगभग 10 साल पहले हो चुकी थी। ज्योति नामक युवती से उसकी शादी हुई है। एक दिन की बात है, आशीष अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ससुराल चलना है, जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है ससुराल। वह पत्नी जल्दी जल्दी से अपने कपड़े समेटती है और तैयार हो जाती है और साथ में 2 साल की बच्ची भव्या को भी ले लेते हैं। और वह आशीष अपने एक दोस्त से जो उसका बहुत करीबी होता है, काफ़ी क्लोज होता है, उसी से उसकी 4 व्हीलर कार ले लेता है। उसी कार में सवार होते हैं और तीनों लोग ससुराल के लिए चल देते हैं। जैसे ही वह ससुराल पहुंचते हैं तो अपने सास ससुर से वह आशीष बताता है कि हमें पुत्र की प्राप्ति के लिए मैंने एक तांत्रिक से बात की है और वह तांत्रिक ने हमें कुछ उपाय बताए हैं जिसे करना होगा। उसने कहा है कि ससुराल की मिट्टी को लेकर तुम नदी के किनारे बैठ के उसकी पूजा अर्चना करना है और उसके बाद उसे विसर्जित कर देना है। ऐसा ही 5 रविवार को करना है। इसके बाद जब हम इसको पूर्ण कर लेंगे तो हमारी जो घर में खुशियाँ आएगी वह निश्चित रूप से लड़का ही पैदा होगा। घर वाले कहते हैं कि कोई बात नहीं है, जैसा तुम्हें मंजूर हो वैसा ठीक है। इसके बाद खाना होता है। खाना खाने के बाद रात्रि को सो जाते हैं और भोर में करीब करीब 2:30-3 बजे उठते हैं और वह आशीष कहता है कि जल्दी जल्दी से तैयार हो जाओ, चलना है काफ़ी दूरी, ताकि समय से वहाँ पहुँच सके। इसके बाद वह रवाना हो जाते हैं तीनों लोग उसी कार से फिर और पहुँच जाते हैं गंग नहर के किनारे। वहाँ पे एक स्थान लगता है, पुट खास स्थान है, जो एक जगह है गंग नहर के किनारे, उसी जगह पे वह पहुँच जाते हैं। और इसके बाद वह सारा सामान निकाल लेते हैं, पूजा पाठ उस नदी के किनारे करते रहते हैं। और वह ज्योति अपनी बच्ची को गोद में लेकर पूजा पाठ कर रही होती है कि अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और बच्ची को लेके उस नदी में गिर जाती है। और इसके बाद नदी के तेज़ रफ्तार के बहाव के कारण वह नदी में बच्चे को लेकर बह जाती है। इसके बाद वह आशीष चिल्लाने चीखने लगता है, लेकिन वह सुनसान जगह पे कोई आसपास कोई दिखाई नहीं देता है, दूर दूर तक कोई गांव नहीं दिखाई देता है। इसके बाद आशीष अपने ससुराल वालों को फ़ोन करता है और इस घटना की जानकारी देता है। जैसे ही यह खबर ससुराल वालों को मिलती है, ससुराल वाले आनन फानन में भाग के उस जगह पे पहुंचते हैं और साथ ही साथ पुलिस को भी फ़ोन किया जाता है और पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है। इसके बाद पूरा मामला को जानने के बाद पुलिस तुरंत एनडीआरएफ की सहायता लेती है। एनडीआरएफ की टीम को वहाँ बुलाया जाता है। एनडीआरएफ के जवान जब वहाँ पहुँचते हैं, इसके बाद पानी के अंदर गोता लगाना शुरू कर देते हैं, नहर के अंदर घुस जाते हैं और जाल लगा के इधर उधर छानने की तमाम कोशिश करते हैं। 4 घंटे की मशक्क़त के बाद उस छोटी सी बच्ची जो भव्या थी, उसकी डेड बॉडी मिल जाती है। इसके बाद तमाम खोजबीन करने के बाद भी उस ज्योति का कुछ अता पता नहीं चल पाता है। इसके बाद वह शव को घर वालों को सौंप देते हैं और पुलिस अभी अपने तरीके से छानबीन कर ही रही थी कि इधर उस बच्ची को वे लोग दफना देते हैं ज़मीन के अंदर।
तभी बागपत ज़िले से एक फ़ोन आता है पुलिस को कि साहब हिंडन नहर में एक लाश तैरती हुई दिखाई देती है। तो पुलिस को जब फ़ोन पहुंचता है कि साहब एक लाश दिखाई दे रही है नदी में, वहाँ रोहता थाने की पुलिस वहाँ पहुंचती है और उस लाश को नदी से बाहर निकाल लेती है। जब उस लाश को पुलिस देखती है तो उसके शरीर पे एक भी कपड़े नहीं थे और उसके सर पे चोट का निशान था और कुछ कपड़े उसके सर पे बंधे हुए थे। इसके बाद पुलिस उन परिवार वालों को सूचना देती है और शव को थाने लेके आती है। जैसे ही परिवार वाले वहाँ पहुँचते हैं और शव को देखकर ही चिल्लाने लगते हैं, रोने बिलखने लगते हैं। इसके बाद सबके सहमति से शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। इसके बाद जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो उसमें एक ऐसा चौंकाने वाला खुलासा होता है कि लोग सुन के हैरान परेशान हो जाते हैं। पुलिस का मानना ये था कि आखिरकार जब शव नदी में गिरा और डूबा है तो उसके सर पे चोट का निशान कैसे था। तो वह रिपोर्ट में साफ यह क्लियर कर दिया था मेडिकल रिपोर्ट ने कि उस महिला की मृत्यु नदी में डूबने से नहीं बल्कि उसके सर में चोट लगने की वजह से यह घटना हुई है। जी हाँ साथियों, इसके बाद घर वालों को अब शक हो जाता है कि आखिरकार कहीं न कुछ आशीष का ही इसमें हाथ लग रहा है। और घर वालों के तहरीर के अनुसार पुलिस जब आशीष को अरेस्ट करती है, गिरफ्तार करती है, इसके बाद थाने ले जाती है और उससे पूछताछ करना शुरू करती है तो वह इधर उधर की बातें बरगलाते हुए पुलिस को बरगलाता है। लेकिन जब पुलिस सख्ती से उससे पेश आती है तो वह टूट जाता है और पुलिस के सामने सारे सच उगल देता है। वह कहता है कि मैं हमेशा की तरह अपने दोनों बच्चियों को विद्यालय छोड़ने जाया करता था। एक बच्ची कक्षा 3 में और एक कक्षा 4 में पढ़ती है। जैसे ही एक दिन की बात है, उनको मैं विद्यालय से छोड़ के वापस हो रहा था, तभी एक बहुत ही खूबसूरत मैडम जो उसी विद्यालय में पढ़ाती है वह रास्ते से गुजर रही थी। उसे देखकर इसके मन में कुछ हलचलें होने लगी और वह उसे मन ही मन प्यार कर बैठता है और उसे चाहने की तमाम सारी कोशिशें करने लगता है। रोज़ की तरह वह बच्चियों को विद्यालय छोड़ने आने जाने का कार्य करता रहा, लेकिन मन ही मन उस मैडम के प्रति, शिक्षिका के प्रति उसके मन में प्यार पनपता रहा और वह प्रयास करता रहा कि मैं कैसे इस मैडम को, इस टीचर को प्राप्त कर लूं। उसने मैनेजमेंट यानी स्कूल प्रबंधन से बात करता है और उसी स्कूल के अंदर एक कैंटीन खोल लेता है, ताकि उसके मन में ये था कि जब कैंटीन खोल लूँगा तो लोग यहाँ नाश्ता पानी करने आएंगे तो वो मैडम भी आएगी और मैं उससे जी भरकर देखूँगा और उससे बातें करूँगा। ऐसा ही होता है, जब वो कैंटीन खोल लेता है तो उसमें चाय पानी नाश्ता के लिए सभी अध्यापक आया जाया करते थे, वह मैडम भी आती थी। एक दिन की बात है जब वह मैडम से अपने मन की बात कहता है और उस मैडम से कहता है कि मैं आपको मन ही मन बहुत चाहता हूँ और आपसे प्यार करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। तो वह मैडम साफ डांटते हुए इनकार करती है कि आज के बाद कभी ऐसा गलती से भी मत सोचना, नहीं तो मैं स्कूल से तुम्हारी शिकायत करके यहाँ से कैंटीन हटवा दूँगी। लेकिन वह नहीं मानता है। समय बीतता है, फिर एक दिन ऐसा ही वह करता है और मैडम से कहता है कि मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। वह मैडम गुस्सा जाती है और इसके बाद तुरंत ही स्कूल के प्रबंधक महोदय से इस बात को बता देती है और जैसे इस बात का पता चलता है स्कूल मैनेजमेंट को तो वह तुरंत ही वहाँ कैंटीन को बंद करवा देते हैं और उसे स्कूल से भगा देते हैं। इसके बाद वह नहीं मानता है और जिस रास्ते से मैडम आती थी उसी रास्ते पे एक दुकान लेता है भाड़े पर और उसमें खाद बीज की दुकान कर लेता है, ताकि जब इस रास्ते से मैडम आया जाया करेगी तो उसको देख के उसके मन में जो एक शांति मिलेगी, इसके लिए उसने दुकान कर ली। ऐसा ही होता है, धीरे धीरे सिलसिला चलता रहता है। मैडम उसी रास्ते से आना जाना था तो मैडम के भी मन में एक धीरे धीरे प्यार जगा कि आखिरकार मेरे वजह से यह काफ़ी लड़का परेशान हुआ और काफ़ी ठोकरें खाई। इसके बाद थोड़ा सा उस अध्यापिका का भी भाव उस लड़के के प्रति जागृत होता है। इसके बाद सिलसिला चलता ही रहता है, लेकिन वह कहती है कि मैं तुमसे शादी कभी ज़िंदगी में नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि तुम्हारे पास 2 बच्चे हैं और तुम्हारी बीवी है, मैं शादी तुमसे कभी नहीं कर सकती हूँ। इसके बाद साथियों
आशीष को ऐसा लगता है कि मैं शादीशुदा हूँ और मेरे बच्चे हैं, इसके वजह से यह मैडम मुझे घृणा करती है और मुझसे शादी नहीं करना चाहती है। उसने एक दिन अपने मन ही मन एक प्लान को जन्म देता है और एक प्लान बनाता है। अपने पत्नी से कहता है कि मैं एक तांत्रिक से मिला हूँ और वह सारी बात बताता है कि उन्होंने मुझे एक युक्ति बताई है, युक्ति को जब हम करेंगे तो हमें एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। जी हाँ साथियों, उसने अपने मन गढ़ंत बात को अपनी पत्नी को बताता है और ऐसा ही करता है। जब वह उस गंग नहर के किनारे पूजा पाठ करने गए थे तो वह वहाँ पे उस अपनी पत्नी को पूजा करने के दौरान गाड़ी में रखे हुए राड को निकालता है और पीछे से अपनी पत्नी के सर पे कई सारे वार कर देता है, जिसके वजह से वह सर में चोट लग जाती है और धरती पे गिर जाती है और अचेत हो जाती है। इसके बाद बच्ची को भी उठा के उसी रोड पे, उसी ज़मीन पे पटक देता है और बच्ची को जब चोट लग जाती है तो वो भी मूर्छित हो जाती है। इसके बाद वह तुरंत ही उस बच्ची को उस नहर में फेंक देता है और उस पत्नी को अपने गाड़ी में रख लेता है और उसके सर से खून बह रहे थे तो उसने सोचा कि खून का निशान मिटाने के लिए उसने उसके वस्त्र निकाल के उसके सर पे बांध दिया ताकि खून न बहे और गाड़ी में न लगे और किसी को पता न चले। उसके शरीर पे पूरे वस्त्र को उतार के उसने उसके सर पे बांध के कुछ दूरी पे, लगभग 8-10 किलोमीटर दूरी पे हिंडन नहर में ले जाके उसे फेंक देता है। हिंडन नदी जो कि वहाँ से काफ़ी दूरी पे है और उस नदी में फेंक के फिर वहीं आता है उसी स्थान पे और रोने चिल्लाने लगता है। इसके बाद उसके परिवार वालों को, उसके मायके वालों को सूचना देता है। जब पुलिस इस बात को सुनती है तो पुलिस हैरान हो जाती है कि आखिरकार कोई पति और कोई बाप अपनी ही परिवार को उजाड़ने के लिए कैसे उतावला है और कैसे इतनी घिनौनी हरकत कर सकता है। जी हाँ साथियों, आपको बताना चाहूँगा कि इस घटना को पुलिस सुनने के बाद वह जो उस क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी होते हैं कहते हैं कि इस घटना में जल्द से जल्द ही कार्रवाई की जाएगी और इस मामले को गंभीरता से लेते हुए जल्द से जल्द इसमें चार्जशीट लगाई जाएगी ताकि दोषी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके और समाज में एक संदेश मिले कि कोई ऐसी इस तरीके की घिनौनी हरकत ना करे ताकि लोग सुरक्षित रहें, समाज सुरक्षित रहे। इस तरीके की कोई घटना अनहोनी घटित न हो समाज में। आशीष की एक छोटी सी गलती के वजह से पूरा भरा परिवार उजड़ जाता है। 2 बच्चियां अनाथ हो गई। आप समझ ही सकते हैं कि अनाथ बच्चों की ज़िंदगी क्या होती है। जी हाँ साथियों, अपराध कितने ही शातिर तरीके से क्यों न किया जाए, लेकिन कहीं न कहीं कुछ न कुछ गलतियां आप ज़रूर कर देते हैं जिससे कि पुलिस आपको उस अपराध को करने के जुर्म में आपको सलाखे तक पहुंचा देती है। जी हाँ, ऐसा ही उसने आशीष ने किया कि जब दोनों लोग एक साथ नहर में गिरे थे तो एक ही जगह आसपास दोनों की डेड बॉडी होनी चाहिए थी, लेकिन आशीष ने अपने दिमाग का उपयोग करते हुए उसको ले जाके काफ़ी दूरी 10-12 किलोमीटर दूरी पे ले जा करके उसको हिंडन नदी में उसको फेंक दिया था ताकि कोई इस घटना को समझ नहीं पाएगा और मैं साफ बच जाऊंगा। इस घटना में पुलिस जो है कि उस अध्यापिका, उस शिक्षिका को भी बुला के काफ़ी समय तक पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान उसके बातों से ऐसा लगा कि इस घटना में उसका भी कहीं थोड़ा बहुत भी रोल नहीं है। इस वजह से उस शिक्षिका को पुलिस बाइज्जत छोड़ देती है। जी हाँ साथियों, इस घटना को सुनाने का मात्र एक मकसद है ताकि समाज को सुरक्षित रखा जाए, समाज में एक संदेश जाए ताकि ऐसी घटनाएं समाज में ना घटित हों। जी हाँ साथियों, अपना ख्याल रखिए, सजग रहिए, सावधान रहिए। आज के लिए इस कहानी में इतना ही, फिर मिला जाएगा किसी अन्य घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।